नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 11 है। जिन स्टूडेंटों ने इससे पहले के सभी लेक्चर मतलब अब इससे पहले जो 10 लेक्चर हुए हैं उनको नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह जा करके उन 10 लेक्चर को देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे कि उनको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं उनको बता दूं कि उन सभी लेक्चरों का प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जा करके उन 10 लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए, हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो क्लास 11th का है। उनको पढ़े बिना हम लोगों को यह जो टॉपिक है वह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 11th को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते और वह क्लास 12 में अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लास 11th का जब पार्ट कोई आता है तो उसमें उन लोगों को परेशानी होती है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर कोई भी क्लास 11th का मतलब पार्ट आता है क्लास 12th में, तो मैं उन लोगों को पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा। कोई ऐसा उन लोगों को कभी नहीं फील होगा कि वह लोग क्लास 11th नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप नहीं अभी पढ़ रहे हैं, कुछ क्लास 11th के इसमें टर्म आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, उन सभी को हम लोग पहले जान लेते हैं कि वह शब्द क्या कौन कौन से है, मतलब उन सभी का मीनिंग क्या होगा, वह क्या होंगे, उन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो कूलाम के नियम के सदिश रूप में आएगा तो वह सबसे पहला आएगा स्थिति सदिश आएगा। तो जो स्टूडेंट स्थिति सदिश नहीं जानते उनको मैं बताता हूं कि स्थिति सदिश क्या होता है, और जो स्टूडेंट जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन वह लोग भी इस वीडियो को पहले देख लें, मतलब इतना देख लें कि स्थिति सदिश होता क्या है, उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे पहले स्थिति सदिश, फिर देखेंगे विस्थापन सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एकांक सदिश। यह 3 टर्म्स इनमें आएंगे। हम तीनों टर्म्स को बताएंगे कि यह सब तीनों क्या होते हैं, या कौन कौन से सदिश होते हैं। देखिए, एकांक सदिश, इन तीनों को सबसे पहले हम स्थिति सदिश को बता रहे हैं कि स्थिति सदिश होता क्या। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख ले रहे हैं स्थिति सदिश का। देखिए दोस्तों, यह स्थिति सदिश का परिभाषा है। देखिए परिभाषा क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु का स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। देखिए, आपको परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्थिति सदिश का इंग्लिश देखिए। स्थिति सदिश को इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यदि कहीं पर पोजीशन वेक्टर भी लिखा होता आप लोग समझ जाइएगा कि स्थिति सदिश का ही वह बात कर रहा है। देखिए, यह डिफिनेशन क्या कर रहा है, इसको देखिए। यह बोल रहा है किसी भी निश्चित बिंदु, मान लीजिए यह कोई आपका निर्देश तंत्र है, मतलब निर्देश जो आप लोग चतुर्थांश बनाते हैं, वही है एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ये देखिए, मूल बिंदु रहता है यहाँ पर ओ से मूल बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर कोई रखी हुई है वस्तु, इसका हम लोगों को स्थिति बताना है। तो स्थिति बताने के लिए यदि हम इस तरह से कोई सदिश खींच देते हैं, वेक्टर इस तरह से खींच देते हैं, इसे ही हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। तो देखिए, हमने क्या परिभाषा लिखा है कि फिर निश्चित बिंदु के सापेक्ष। देखिए, यह एक फिक्स पॉइंट है, इसको सभी लोग जानते हैं। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु का स्थिति बताने वाले सदिश को, देखिए यह वस्तु है, इसका स्थिति बता रहा है यह सदिश, तो इस सदिश को हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश को जनरली हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। आर लिखते हैं और उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से
सदिश को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी मतलब अक्षर ले लेते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं, अक्षर ले लेते हैं इंग्लिश का, और उसके ऊपर हम लोग इस तरह से तीर का चिन्ह लगाते थे, तो यह सदिश को बताता है, सदिश को प्रदर्शित करता है। तो स्थिति सदिश को हम जनरली स्मॉल आर लिखते हैं, उसके ऊपर सदिश लगा देते हैं, तो यह स्थिति सदिश हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको स्थिति सदिश समझ में आ गया होगा। फिर अब देख लेते विस्थापन सदिश। देखिए विस्थापन सदिश को यदि कोई वस्तु, देखिए यहीं पे हम लोग बता दें, इसका परिभाषा नहीं, बस समझ जाए, क्योंकि परिभाषा आप लोग क्लास 12 में तो सिर्फ आप लोग समझना है, परिभाषा आएगा ही नहीं कहीं भी। तो देखिए विस्थापन सदिश हम समझा रहे हैं क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है, मान लीजिए विस्थापित हुई, एक वस्तु है यहाँ से यहाँ पर गई है, यहाँ से यहाँ पर गई है, इस तरह से गई है, ए बिंदु से बी बिंदु तक गई है, तो जो इसका विस्थापन हुआ इसी को हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं। देखिए विस्थापन सदिश हम लोग निकालते कैसे हैं। देखिए इसका इस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोई स्थिति सदिश होगा, क्योंकि कोई भी बिंदु होता उसका कोई न एक स्थिति सदिश जरूर होता है। तो देखिए इस बिंदु का स्थिति सदिश मान लेते हैं R1 हो गया, और इस बिंदु का स्थिति सदिश R2 हो गया, तो इन दोनों का हो गया। और हम कहाँ से गए हैं, ए से बी तक, तो यह विस्थापन सदिश है। तो इसको हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं, देखिए विस्थापन सदिश आपका क्या है, ए से हम बी गए तो ए बी लिखते हैं, और सदिश इस तरह लिखते हैं, और इसका मान कितना होता है। देखिए हम लोगों ने बी पर पहुंचा, तो यह फाइनल मतलब एकदम अंतिम बिंदु पर हमने पहुंचा, तो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, R2, और माइनस करते हैं प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश R1। तो इस तरह से आपका विस्थापन सदिश निकल के आता है। एक बार फिर से आप लोग विस्थापन सदिश को समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ए से बी तक गई है, हम लोगों का इसका विस्थापन सदिश निकालना है। तो विस्थापन सदिश को हम लोग पहले लिखते कैसे, देखिए ऐसा नहीं है कि बी ए लिख देंगे, इसमें सदिश में इधर से उधर करेंगे तो आप लोग गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिशा भी होता है, क्योंकि आप लोग सदिश में जानते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसीलिए आप लोग जिस क्रम में गए हैं उसी क्रम में लिखे। यहाँ से ए से गए हैं बी पर, तो पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, इस तरह से फिर उसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगेगा। तो यह विस्थापन सदिश हो गया। इसका मान कितना हो जाता है, तो देखिए कहाँ से कहाँ पर गए हैं, ए से हम लोग बी पर गए हैं, तो जो बी पर गए हैं तो उसका स्थिति सदिश मतलब जहाँ पर अंतिम स्थिति, जहाँ पर हम पहुंचे अंतिम स्थिति का, उसका हम लोग स्थिति सदिश ले लेते हैं। तो अंतिम स्थिति हम लोग बी पर पहुंचे हैं, तो बी का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, वेक्टर आर है, R2 है, तो R2 लिख दे रहे हैं। फिर माइनस करते हैं जो प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से हम लोग प्रारंभ किए, इनिशियल जो पॉइंट है उसका हम लोग स्थिति सदिश लिखते हैं, तो माइनस R1 वेक्टर। इस तरह से आप लोगों का विस्थापन सदिश आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश क्लियर हो गया होगा। देखिए विस्थापन सदिश को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए एकांक सदिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह सदिश है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत ही यूज होगा क्लास 12 में। देखिए एकांक सदिश क्या होता है, देखिए एकांक का मतलब होता है एक, सदिश का मतलब सदिश होता है। देखिए ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब मान मतलब कितना है उसका मान, उसका हमेशा मान एक होगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं, अरे सॉरी एकांक सदिश कहते हैं उसे एकांक सदिश। देखिए जो एकांक सदिश होता है उसका परिमाण जो होता है एक होता है, और उसमें सिर्फ दिशा होती है। परिमाण जो होगा एक होगा और उसमें दिशा होगी, एक निश्चित दिशा होगी। देखिए इस सदिश का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर भी हम लोगों को दिशा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई सदिश है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरफ है, मान लीजिए 5 किलोग्राम ही है, मान लीजिए इसको हम लोगों को सदिश में कन्वर्ट करना है, सदिश में इसको बदलना है, तो हम लोगों को परिमाण पता है और इसमें दिशा जब आवश्यकता होती है तो हम लोग वहाँ पर एकांक सदिश का यूज करते हैं। इसके परिमाण में हम एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, एकांक सदिश जोड़ देते हैं, तो वह सदिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो एकांक सदिश का यूज होता है किसी भी
अदिश राशि को दिशा देने के लिए एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है। हमने क्या बोला, एकांक सदिश का कहाँ पर प्रयोग होता है, जब कोई अदिश राशि होती है, कोई भी अदिश राशि होती हो, उसको यदि दिशा बताना होता है तो हम लोग एकांक सदिश का यूज करते हैं। देखिए, एकांक सदिश का सिर्फ परिमाण एक होता है, उसमें दिशा होती है। परिमाण एक का मतलब, मान लीजिए परिमाण एक का मतलब सिर्फ एक ही होता है, मतलब कोई भी संख्या में एक से गुणा करते हैं तो उसका कोई मतलब रहता ही नहीं है, मतलब वही वस्तु फिर से आ जाती है। मतलब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा ना, ऐसा नहीं होगा कि 10 हो जाएगा। तो सिर्फ एकांक सदिश का यूज हम लोग दिशा के लिए करते हैं। इसका परिमाण एक होता है। आप लोग याद रखिएगा कि एकांक सदिश का परिमाण एक होता है। एकांक सदिश को इंग्लिश में यहाँ पर यूनिट वेक्टर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह उधर नहीं है, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, दूसरा भी इकाई सदिश भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों सदिश समझ में आए होंगे। और एकांक सदिश, देखिए एकांक सदिश का फार्मूला भी होता है। देखिए इन दोनों सदिशों का देखिए स्थिति सदिश का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, विस्थापन सदिश का फार्मूला यह होता है। देखिए फार्मूला नहीं है, यह बस समझने की बात है कि क्या मतलब विस्थापन सदिश कैसे निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं, जो फाइनल पर पहुंचा है उसका स्थिति सदिश माइनस घटाते हैं उसका जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो होता है उसका स्थिति सदिश घटाते हैं, तो इस तरह विस्थापन सदिश निकलता है। लेकिन एकांक सदिश का फार्मूला भी होता है। इस फार्मूलों का आप लोग जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस फार्मूले का बहुत यूज होगा। देखिए सबसे पहले तो एकांक सदिश को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए एकांक सदिश को, मान लीजिए कोई ए वेक्टर मतलब सदिश है, वह एकांक है, मतलब एकांक सदिश है, तो उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, इस तरह से कैप, इसको कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैप। मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में कैप पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ेंगे एक कैप। एक कैप मतलब इसका मतलब होगा कि जो वेक्टर ए है वह एकांक सदिश है, इसको यह हो जाएगा एकांक सदिश। देखिए इसका जो फार्मूला होता है एकांक सदिश का वह होता है वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे के इसका परिमाण। देखिए परिमाण को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसी को इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटे के ए, इस तरह लिखा जाए तो यह इसका परिमाण बताता है उस सदिश का। तो इस तरह से यह जो हो गया इसका क्या हो गया, यह फार्मूला हो गया एकांक सदिश का। इस तरह से हम लोग एकांक सदिश को निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि स्थिति सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है और एकांक सदिश क्या होता है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। देखिए आप लोग कूलाम के नियम में जो मतलब जो सूत्र आया था कूलाम बल, उसी को हम लोग सदिश रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था F बराबर के Q1 Q2 बटे के R², यह सिर्फ बल के परिमाण को बता रहा था। अब हम लोग इसके सदिश रूप में को देखेंगे, मतलब क्योंकि जो बल होता है वह एक सदिश राशि होगी, तो हम लोग इसको देखेंगे सदिश रूप में इसका मान कितना होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी अदिश राशि को सदिश में यदि चेंज करना होगा, मतलब कोई भी अदिश होगा उसको यदि सदिश में चेंज करना होगा, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है। सबसे पहले उसका परिमाण होना चाहिए, परिमाण रहेगा, और दूसरा उसकी दिशा। यदि परिमाण और दिशा उसमें जोड़ देते हैं तो वह जो अदिश रहेगा वह सदिश में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोगों को सदिश में बदलना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसका परिमाण हम लोगों को प्राप्त करना होगा और इसकी दिशा। तो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है इसका परिमाण क्या है, के Q1 Q2 बटे के R²। सिर्फ हम लोगों को दिशा ही ज्ञात करना है। तो दिशा ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए हम पूरा निगमन है इसका कूलाम के नियम के सदिश रूप का, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ फिर से, कूलाम के दूसरे पेज पे लिखते हैं, क्योंकि बड़ा हुआ निगमन है थोड़ा, तो पूरा पेज पलट जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं 2 बिंदु आवेश है, माना लिख लेते हैं, माना 2 आवेश या 2 बिंदु आवेश, लिखिए कोई बात नहीं है। माना 2 आवेश Q1 व Q2 है। देखिए Q2 है, यहाँ पर फिगर इसका रहेगा। देखिए
जब भी आप कोई निगमन कर रहे हैं और उसमें फिगर बना रहे हैं, आप बोर्ड में लिख रहे हो या कोई नोट्स बना रहे हो या कहीं पर भी आप लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने कॉपी के या जहाँ पर भी हैं अपने दाहिने साइड हमेशा चित्र को बनाइए और बाएं साइड लिखिए, कि जिससे कि पूरा जो भी मतलब अगर कॉपी यूज कर रहे हैं तो पूरा कॉपी भरी हुई नज़र आए और भरी हुई नज़र आए। जैसे मतलब अगर बोर्ड में लिख रहे हैं तो पूरा कॉपी भरी हुई नज़र अगर आएगी तो एग्जामिनर जो है आपको बहुत ही अच्छा नंबर देगा। तो देखिए इसमें एक चित्र आएगा, सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं। देखिए यह एक निर्देश तंत्र है, मतलब इसका यह आपका चतुर्थांश मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला है कार्तीय तल। अगर लाइन टेढ़ी हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यह वाई अक्ष है आपका और यह एक्स अक्ष है। इसके देखिए यहाँ पर कोई दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है। यहाँ पे हमने ले लिया, यह Q1 है और यहाँ पर Q2 है। इन दोनों का स्थिति सदिश हमने मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर वो मूल बिंदु है, या देखिए यहाँ पर स्थिति सदिश है। यह स्थिति सदिश है। इसका स्थिति सदिश मतलब जो किसी भी बिंदु का मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष हम किसी भी वस्तु का या जो भी वस्तु है उसका स्थिति दिखाते हैं। स्थिति दिखाने वाला जो सदिश होता है उसे हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। यह हमने पहले देख लिया है जब मतलब इस टॉपिक को शुरू नहीं किया था तभी। तो यह स्थिति सदिश है, मान लेते हैं यह स्थिति सदिश R1 है, यह R1 है। इसका स्थिति सदिश हम लोग मान लेते हैं R2, वेक्टर R2। देखिए आप लोग भी इस तरह से यदि निगमन में आ जाता है बोर्ड में आप लोगों के कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आप लोग भी इसी तरह से निगमन करेंगे। यह चित्र बनाएंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या क्या मतलब चित्र में है। देखिए चित्र अगर आप लोग समझ लेते हैं तो यह जो मैं लिखूंगा अभी हिंदी में, आप लोग आसानी से इसको लिख लेंगे। पहले चित्र को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए हमने क्या ले लिया, यह मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कार्तीय तल, इसको देखिए कार्तीय तल कहते हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला होता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। तो एक कार्तीय तल ले लिया जिसके सापेक्ष हमने मतलब कार्तीय तल में दो आवेश Q1 और Q2 ले लिया, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष मतलब Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या ले लिया, R1 ले लिया, वेक्टर R1, और Q2 का जो स्थिति सदिश था वह R2 ले लिया। अब देखिए यहाँ से जो इनके बीच बल लगेगा, क्योंकि हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप मतलब जो बल है उसी को सदिश रूप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यह जो Q1 है Q2 पर एक बल आरोपित करेगा। कितना बल आरोपित करेगा मान ले, देखिए यहाँ पर बल, और यह अभी इसी तरह मतलब अभी चित्र बनाएंगे हम, पूरा अभी समझा रहे हैं कैसा चित्र बन रहा है। देखिए यह Q1 जो है Q2 पर बल आरोपित करेगा, तो हम लोग उसको लिखते हैं। देखिए जब Q1 Q2 पर बल आरोपित करता है तो उसे लिखते हैं F21। इसे पढ़ते हैं क्या, फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। मतलब देखिए सीधे सीधे हिंदी में आप लोग पढ़िए कि आवेश Q पर 2 के कारण बल, आवेश Q पर 2 के कारण बल। तो देखिए यहाँ पर 2 पर लगा है तो 2 पहले रहता है, और किसके कारण लगा है, एक पर तो एक बाद में रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर यही बल लगाएगा, या Q2 अब लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा, कुछ ना कुछ बल जरूर से जरूर लगाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएगा आपका बल, यहाँ पर देखिए F रहेगा, और एक पर लग रहा है बल किसके कारण, 2 पर, तो यह होगा इस तरफ से। अब देखिए अब Q1 के सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं Q2 का स्थिति सदिश, या फिर इसी को कर दीजिए विस्थापन सदिश, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो इसका विस्थापन सदिश। देखिए इसको दूसरे स्केच से बना रहे हैं। यहाँ पर हम इस तरफ से डायरेक्ट देखिए हम पहले ऊपर वाले को मतलब Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तो हम इसी डायरेक्शन में लिख दे रहे हैं। आपका विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, R। देखिए कहाँ से, एक से जा रहे हैं 2 पर, तो हम लिखेंगे R1 2, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया था, इधर कोने में देख लीजिए, हमने बताया था जब A से B पर जा रहे थे हम लोग, क्या A से B पर जा रहे थे तो हमने लिखा था AB। इसी तरह यहाँ पर 1 से 2 पर जा रहे हैं तो इसीलिए पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा।
और इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग 2 पर जा रहे हैं तो मतलब 2 का स्थिति सदिश माइनस 1 का स्थिति सदिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम लोग एक दूसरा स्थिति सदिश मतलब विस्थापन सदिश देख रहे हैं, जब Q से मतलब Q2 से Q1 पर जाएंगे तब देखिए इधर से हम लोग जब इधर की ओर जाएंगे तब इसका विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, R देखिए 2 से जा रहे हैं 1 पर, R21 हो जाएगा, 2 से जा रहे हैं 1 पर और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 पर जा रहे हैं R1 माइनस R2 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यह बहुत छोटा हो गया है, आप मेरी बातों को सुन लीजिए। देखिए हम लोग 2 से Q2 से Q1 की ओर जा रहे हैं तो देखिए उसका स्थिति उसका सदिश क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे और उसका मान क्या हो गया, देखिए 2 से 1 पर जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखना सिखाया जहाँ पर जाते हैं। देखिए A से यहाँ पर B पर गए थे तो हमने लिखा था B का स्थिति सदिश मतलब OB माइनस OA, मतलब यहाँ पर OB हमने पीछे क्या लिया था, R2 लिया था और OA क्या लिया था, R1 लिया था। तो यहाँ पर हम लोग Q2 से Q1 पर जा रहे हैं तो Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R1 है और Q2 का स्थिति सदिश क्या है, R2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। और इधर देखिए यह इसका मान कितना था, मतलब Q1 से Q2 पर आ रहे थे तो वेक्टर R12 मतलब 1 से 2 पर आ रहे थे तो इसको लिखे हमने वेक्टर R12 और इसका मान क्या हो गया, 2 पर गए तो 2 का स्थिति सदिश माइनस 1 का स्थिति मतलब 1 Q1 का स्थिति सदिश R1 इस तरह घटा दिए। उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को स्थिति जो विस्थापन सदिश है वह समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सिर्फ एक बार फिर से इस फिगर को समझा दे रहे हैं क्योंकि यह फिगर में एकदम यदि आप फिगर को समझ लेते हैं तो आसानी से एकदम इसका डेरिवेशन कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यह x अक्ष और y अक्ष का एक कार्तीय तल है, ओ जो है मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष हम लोगों ने मतलब इसमें कार्तीय तल में 2 बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2 ले लिए हैं, Q2 ले लिए हैं। Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 है और Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R2 है। फिर Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वह F21 लग रहा है। देखिए यहाँ पर 2 पर लग रहा है तो 2 पहले आएगा, 1 के कारण लग रहा है तो 1 बाद में आएगा। फिर यह Q2 Q1 पर बल कितना आरोपित कर रहा है, हमने माना कितना, F12, 1 पर लग रहा है 2 के कारण तो यहाँ पर लिखे हैं 1 2। और फिर देखिए विस्थापन सदिश जब Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं तो Q1 से हम लोग किधर जा रहे हैं, Q2 की ओर मतलब 1 से 2 की ओर तो R12 लिख दिए। देखिए वेक्टर R12 बराबर कितना हो गया, तो R2 माइनस R1, क्योंकि जब भी विस्थापन सदिश निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल हम लोगों ने कहाँ पे पहुंचा, Q2 पर, तो Q2 का स्थिति सदिश R2 है और Q1 का मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक का कितना स्थिति सदिश है, Q1 का R1 है, तो उसको घटा दिए। फिर जब इधर से मतलब Q2 से Q1 की ओर गए हैं तो वह कितना हो गया, Q2 से मतलब 2 से 1 की ओर गए हैं तो वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि हम लोग फाइनल R1 पर पहुंचे हैं और इनिशियल कहाँ से मतलब प्रारंभिक बिंदु कितना था, किससे गए थे, R2 से, तो इसीलिए वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिगर एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग लिख लेते हैं इसको हिंदी में, मतलब यहाँ पर जो लिखा जाता है ऊपर नहीं देखे हैं आप लोग, हिंदी में लिखते हैं उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या सबसे किया था, पहले माना 2 आवेश Q1 व Q2 हैं जिनका मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु यहाँ पर O, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु O, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, स्थिति सदिश क्रमशः का मतलब होता है पहले हमने Q1 लिखा है तो उसका स्थिति सदिश लिखेंगे, उसके बाद Q2 लिखा है तो उसका स्थिति सदिश लिखेंगे। देखिए जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तथा फिर क्या, यह Q1 के सापेक्ष यदि स्थिति सदिश देखा जाए, देखिए स्थिति सदिश ऐसा नहीं है कि मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हैं, किसी भी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश देखें तो वह क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा। यहाँ तो यह विस्थापन सदिश है, लेकिन Q1 के लिए Q1 के सापेक्ष या Q2 का स्थिति सदिश है, तो लिखेंगे Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R12 है। तब R12 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमने फाइनल 2 पर पहुंचाया था, R2 माइनस इनिशियल कहाँ से R1 से स्टार्ट किया था, तो R1। तो इस तरफ है यह समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए बल, अब इसका एकांक सदिश निकाल लेते हैं। देखिए यह सदिश है, मतलब इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में बल या इसका दिशा जो है, इस सदिश का दिशा तो इधर की ओर, मतलब इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर यह सदिश जा रहा है। तो इसका हम लोग एकांक सदिश का मतलब होता है दिशा, इस सदिश का दिशा निकाल लेते हैं। तो एकांक सदिश को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर कैप से। आर कैप बराबर 1/2 इक्वल टू वेक्टर R12 बटे के मॉड ऑफ वेक्टर R12। देखिए यह हो गया इसका दिशा। तो अब लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल कितना लग रहा है, F21 लग रहा है। तो F21 वेक्टर लगाइए, क्योंकि सदिश रूप लिख रहे हैं तो वेक्टर लगाइए K, इसका परिमाण हो जाएगा Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी देखिए, इनकी बीच की दूरी यह है। इनकी बीच की दूरी क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से काला स्केच यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से यह है आप इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी यह है, तो इनके बीच की दूरी यह किसके बराबर है, हम लोग इधर जा रहे हैं, इस दिशा में यह बल लग रहा है, तो इस दिशा का हम लोग दूरी लेंगे। तो देखिए इस दिशा का दूरी मतलब यह है, इसका दूरी का मतलब परिमाण, इसका देखिए इसका परिमाण कितना है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इसका परिमाण कितना R12 है, R12 का वर्ग इंटू आर कैप। देखिए आर कैप क्यों लगाए, देखिए या तो इसका परिमाण हो गया या पूरा, और दिशा हम लोग चाह रहा था, तो देखिए दिशा में, इसके दिशा में, इस बल के दिशा में एकांक सदिश चाह रहा था, तो इसके बल के दिशा में एकांक सदिश यहाँ से इस विस्थापन सदिश के दिशा से हम लोगों को मिला है, क्योंकि यह विस्थापन सदिश भी इधर की ओर है, जो R12 है उसका भी दिशा या F21 के ही दिशा में है। तो इस तरह से जो इस विस्थापन सदिश का यदि हम लोग एकांक सदिश निकाल लेते हैं, तो यह बल के दिशा में एक बल की एक दिशा प्रदान कर सकता है। तो हमने इसीलिए यह जो R21 था, वेक्टर R12 था, उसका हम लोगों ने एकांक सदिश निकाला, तो यहाँ पे एकांक सदिश का गुणा कर दिया, तो इस तरीके से यह पूरा आपका सदिश में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहीं से देखिए इस फिगर में देखिए, यह जो विस्थापन सदिश है इसकी भी दिशा इधर ही है, क्योंकि हम लोग 1 से 2 की ओर गए हैं, R12 मतलब 1 से 2 की ओर गए हैं, इसकी भी दिशा यही है, और जो बल लग रहा है F21 उसकी भी दिशा एक ही है। तो जो इस बल के हम लोगों को दिशा में एक एकांक सदिश चाह रहा था, मतलब इस बल का एक दिशा चाह रहा था, तो हम लोग इसके दिशा में एक सदिश जोड़ने के लिए हमने क्या किया, यह जो विस्थापन सदिश था R12 उसका हम लोगों ने एकांक सदिश निकाल लिया। एकांक सदिश क्या करता है, सिर्फ वह दिशा प्रदान करता है, क्योंकि उसका परिमाण जो होता है एक होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका जो विस्थापन सदिश R12 था उसका हम लोगों ने एकांक सदिश निकाल लिया, और एकांक सदिश का जो इसका परिमाण बल का था उसमें गुणा कर दिया, तो पूरा यह जो बल था वह सदिश रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरीके से यह हो गया, यह न्यूटन हो गया। यहीं आपका यह जो समीकरण, इसको मान लीजिए ए दे दीजिए। इसी प्रकार से हम लोग अब लिख देंगे, अब इसी प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप लोग ज़्यादा, मैं इसको लंबा भी कर सकता हूँ और थोड़ा छोटा भी। देखिए मैं छोटा ही रखूँगा, क्योंकि जब बोर्ड में आप लोगों को ये क्वेश्चन देगा तो आप लोगों के पास समय भी कम रहेगा, और जब अगर लंबा रहेगा तो आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पर समय बचाना होता है, क्योंकि बहुत एक ही क्वेश्चन नहीं रहता वहाँ पर करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं बताऊँगा, ऐसा बताऊँगा कि आपको फुल में फुल नंबर मिल जाए। तो अब लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार देखिए, सिर्फ हम लोग कोई भी निगमन करते, यदि एकदम सेम उसी पैटर्न पर आधारित है तो हम लोग लिख देंगे कि इसी प्रकार, मतलब यह किया जा सकता है इसी तरफ है, हम लिख देंगे इसी प्रकार Q2 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। देखिए Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऊपर वाला फिगर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए Q2 के कारण यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q1 है। देखिए Q2 के कारण जो Q1 पर लग रहा है बल वह F12 है, और F12 के दिशा में कौन सा आपका विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश है, वह है R21 है। देखिए इसके दिशा में जो स्थिति सदिश है इसके दिशा में वह R21 है। तो इसका यदि हम लोग दिशा निकाल लेते हैं, इसके दिशा में मतलब एकांक सदिश ज्ञात कर लेते हैं, और उसके परिमाण में जो इसका बल का परिमाण है उसमें गुणा कर देते हैं, तो यह भी सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका देखिए सेम इसी तरह से एकदम हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए F, अब हम लोग देख रहे हैं Q2 के कारण Q1 पर बल देख रहे हैं, Q1 पर बल कितना लग रहा है, 1-2 लग रहा है, या 1 लग रहा है 2 बराबर K Q1 Q2 बटे के R, मतलब इनके बीच की दूरी अब कौन सी लेंगे, यह लेंगे, क्योंकि हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो इसीलिए इस दूरी को लेंगे, न कि इस दूरी को। आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी ले सकते हैं कि सिर्फ यह परिमाण ही है, लेकिन अच्छा होगा इसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा का परिमाण ले। तो हम लोग लेंगे इसका परिमाण R21, क्योंकि इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में जो सदिश यूज हो रहा है वह R21 यूज हो रहा है, तो R21 का वर्ग इंटू R21, क्योंकि इस दिशा में जो एकांक सदिश है R21 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 1 है, देखिए यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर बी। देखिए समीकरण जो ए और बी है यही आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप है, तो लिख देंगे अतः समीकरण ए एवं बी ही कूलाम के नियम का सदिश रूप है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। देखिए सदिश रूप में, एक बात फिर से मेरी बात सुन ले, किसी भी चीज़ को यदि अदिश को सदिश में कन्वर्ट करना होगा तो उसका जो परिमाण रहेगा वह, और उसकी दिशा में हम लोग एक एकांक सदिश लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं, तो वह सदिश में कन्वर्ट हो जाता है, सदिश रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग एक नोट पॉइंट, मतलब कूलाम के जो सदिश रूप है उससे क्या हम लोगों को निष्कर्ष निकला है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोगों को निष्कर्ष निकला है, देखिए यह समीकरण 1 और 2 में देखिए यह परिमाण इतना तो बराबर है, लेकिन जो दिशा है यहाँ पर एक इधर लग रहा है दिशा बल और एक इधर बल लग रहा है, मतलब यह दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं वह परिमाण में तो बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो Q1 जितना बल Q2 पर लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगा रहा है। तो देखिए अतः मतलब जितना बल, अतः मतलब इसको कह सकते हैं अतः यह जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम जो है, कूलाम
कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है आप लोग जानते हैं? यह क्लास 11th का टॉपिक है। देखिए, न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, और वह यह कहता है कि यदि हम वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे मैंने इस वस्तु पर इतना बल लगाया, मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इस तरफ लगाया, तो यह वस्तु भी हमारे ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगी। यही न्यूटन के तृतीय नियम कहता है। तो देखिए, यहाँ से यह बल मतलब यह आवेश इस पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बल यह भी आवेश इस पर लगा रहा है। तो इसीलिए जो कूलाम का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, पालन करता है। और जो दूसरा पॉइंट इससे निकल के आया है, यह देखिए, यह जो दोनों बल है, यह जो दोनों बल लग रहे हैं, यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही दिशा में है ना। यह ऐसा नहीं है कि एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है, ऐसा नहीं है ना। यह दोनों बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही दिशा, देखिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को, सॉरी, तब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, यह जो दोनों बल है, यह जो दोनों बल है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही दिशा में लग रहे हैं। इसीलिए जो बल है, कौन सा बल? कूलाम बल। कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है, एक केंद्रीय बल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, यदि आप लोगों को यह फिगर जब मैं इसको बता रहा था पहले पॉइंट को नहीं दिख रहा था तो उस समय मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यह जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं और वह भी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो यह जो कूलाम का नियम है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह यह कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वह वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। तो यह दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो मतलब यह जितना इस पर लगा रहा है उतना ही इस पर लगा रहा है, तो यह बराबर विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो यह न्यूटन के गति विषयक के तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नोट्स भी इसका आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो मतलब एक अलग से वीडियो चढ़ाई जाती है, तो देख लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यदि एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए। कमेंट करने में संकोच मत कीजिए, और यह कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लग रही है, मैं कि अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, यह भी ज़रूर से ज़रूर बताइए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।